साल गुजर गए हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कनेक्टिविटी, क्योंकि हमारा एक बॉर्डर स्टेट है और हमारा कनेक्शन जो है सिर्फ एक ही है, वो हुआ ये रोड, जिसकी हालत आपको पता है। पिछले इतने सालों में आपको मालूम है कि इस रोड की क्या हालत रही है और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर को कितना नुकसान हुआ। एक ये नुकसान। दूसरा बड़ा नुकसान जो जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ, वो हुआ इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से। 1 लाख मेगावाट पावर जनरेट करने का पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वी आर रिच इन वाटर रिसोर्सेज। लेकिन चूंकि उस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी हुई, उसकी वजह से हमें सिर्फ 20,000 मेगावाट हार्नेस करने की इजाजत दी गई है। मैं आपको इस तरह समझाता हूं कि 1 लाख मेगावाट का रेवेन्यू सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेट का सालाना 10 लाख करोड़ होता, जबकि हमारा बजट आप सबको मालूम है लाख सवा लाख करोड़ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ा इस वजह से। इसीलिए यहां एक स्पेशल स्टेटस था। सिर्फ इसलिए नहीं था कि यहां का लैंड प्रोटेक्ट हो, यहां की प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हो, जॉब्स हो, क्योंकि हमने इतना बड़ा नुकसान दिया था, इसीलिए एक स्पेशल स्टेटस था, इसीलिए कंसेशंस थे। आज आप देख रहे हैं कि ट्रेन आई, अभी भी नहीं आई है। 78 साल के बाद इंप्रूवमेंट हो जाएगी, लेकिन 78 साल के बाद आप देखेंगे कितना नुकसान हमने उठाया है। लेकिन 2019 5 अगस्त को ये स्पेशल स्टेटस भी हमसे छीना गया। एक तो हमने ऑलरेडी इतनी कुर्बानियां दी है, सोने पे सुहागा ये, अब ये स्पेशल स्टेटस भी हमसे छीना गया। और आज की पोजीशन मैं आपको बताता हूं क्या है। आज की पोजीशन ये है कि जितना भी पावर हम प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारा पावर नहीं है, ये बाहर की कंपनीज प्रोड्यूस करती है। और 4 या 5,000 मेगावाट का हार्नेसिंग हुआ है, इस पर हमको मामूली रॉयल्टी मिलती है। आज की पोजीशन ये है कि जितना भी हमारा बिजनेस है, वो सारा बिजनेस आज के डेट में डोल ड्रम्स में है, खत्म हो चुका है, बैंकों के कर्जों के नीचे दबा है। और आज की सिचुएशन ये है कि जम्मू कश्मीर में 20 लाख यूथ जो है, एजुकेटेड यूथ जो है, वो अनएम्प्लॉयड है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो बजट है, जो आज 6 साल 7 साल के बाद हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट प्रेजेंट करने जा रही है, इसकी एक इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हम वहां पहुंच गए हैं जहां पर शायद हिंदुस्तान की कोई रियासत नहीं है। इकोनॉमिकली हम डेवस्टेट हो गए हैं। तो आज का जो बजट होगा, ये सिर्फ बजट नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए। आज का बजट होगा विद एन एम। आज का बजट होना चाहिए विद अ पॉलिसी। आज का बजट ऐसा होना चाहिए, ये अबव पार्टी लाइन, जितनी भी हुकूमतें आज के बाद आएंगी, 5 साल के बाद चेंज होगा, और हुकूमत आएगी और पार्टी आएगी, लेकिन आज हमें ये पॉलिसी बनानी है जिससे हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बनाएं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, बट इफ यू टीच हिम हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। यही पॉलिसी हमको जम्मू कश्मीर में चाहिए। लिहाजा ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ट्रेड, इंडस्ट्री, टूरिज्म, होटेलियर्स वगैरह ये लोग आए, मिलने आए। हालांकि ये गवर्नमेंट से भी मिले हैं, चीफ मिनिस्टर से भी मिले हैं, इनने अपनी बात वहां भी रखी है। लेकिन इनका ये कहना है कि आप भी इस बात की तर्जुमानी कीजिए ताकि हम सब एक ही पेज पे रहे, एक ही पॉलिसी बनाए, ताकि जम्मू कश्मीर को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। इसीलिए हमने कुछ पॉइंट्स आपके लिए रखे हैं जो हमें लगा। बाकी तो सारे प्रपोजल्स गवर्नमेंट को गए हैं और हमें उम्मीद है गवर्नमेंट उन पर नजरसानी करेगी और एक पॉलिसी मरतब करेगी। लेकिन कुछ स्ट्रेस ले करने के लिए हमने भी इनमें कुछ पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर एयर मार्क किए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला ये पॉइंट है कि जो इस करंट गवर्नमेंट ने लोगों के साथ जो भी वादे किए हैं, चाहे राशन के हवाले से किए हैं, चाहे गैस सिलेंडर के हवाले से किए हैं, चाहे 1 लाख यूथ को एम्प्लॉयमेंट के हवाले से किए हैं, या जो 200 यूनिट बिजली के हवाले से किए हैं,
इस सब के लिए हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने बजटरी प्रोविजंस रखे होंगे ताकि वो जो भी वादे उनने लोगों के साथ किए हैं वो पूरे हो जाए। इसके अलावा जो हमको लगा कि मेन पॉइंट जो है वो ये है कि पहले ही यहां जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं हर रोज किसी न किसी कारखाने की, किसी न किसी मकान की, किसी न किसी जमीन की नीलामी होती है बैंकों के जरिए से। इन 30-40 सालों में आपको ये समझना होगा यहां पर सिर्फ एक बैंक ने काम किया है, वो है जम्मू कश्मीर बैंक। और जम्मू कश्मीर बैंक ने चूंकि मोनोपोली थी, वही लैंडिंग कर रहा था, बाकी सारे नेशनलाइज बैंक ने यहां काम कम किया बल्कि खत्म किया। अगर आप रिकॉर्ड भी देखेंगे, बैंक का जो डेट रेशो होता है, क्रेडिट डेबिट रेशो जो होता है उनका, वो बाकी बैंकों का यहां जीरो है, सिर्फ यहां जेके बैंक ने काम किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेके बैंक ने, अगर हम उसका एहतिसाब लगाएंगे तो जेके बैंक ने लैंडिंग में, चूंकि मोनोपोली थी, कम से कम 4% इजाफी इंटरेस्ट यहां जम्मू कश्मीर के लोगों से वसूल किया है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक इंस्टीट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर बैंक आसमान तक पहुंच गया, एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन इस एक इंस्टीट्यूशन की वजह से हजारों इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, ट्रेड वो खत्म हो गए, वो बैंकरप्ट हो गए। तभी आप देख रहे हैं कि हर रोज अखबार में जो है ऑक्शन नोटिस ये वगैरह निकलते। तो पहली बात यह है गवर्नमेंट को इस चीज का सोचना है कि इस नीलामी को हमने रुकानी है, बैंकों के रोल को सही करना है, क्रेडिट यहां पर अवेलेबल होना चाहिए उन्हीं रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पर, जिन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पर सारे मुल्क में अवेलेबल होता है। ये पहली बात है। दूसरा, जो भी यहां एंटरप्राइज सिक हुआ है, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, हम नया चाहते हैं कि आए, लेकिन सबसे जरूरी है जो हमारा पुराना एंटरप्राइज है इसको पहले रिवाइव करें। इसको बजटरी सपोर्ट चाहिए, चाहे आप इसको रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स करवाइए, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से आप इनको इंटरेस्ट फ्री मदद दे दीजिए, इसके लिए बजटरी सपोर्ट चाहिए ताकि ये रिवाइव हो जाए। क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, लेकिन गवर्नमेंट भी इतना बड़ा एम्प्लॉयर नहीं है जितना प्राइवेट सेक्टर है। अगर हमारे पास आज 20 लाख यूथ अनएम्प्लॉयड है, तो 1 लाख यूथ को नौकरी देने का वादा उमर साहब ने किया है। 19 लाख यूथ के लिए हमारा क्या प्रोग्राम है, ये जरूरी हमें सोचना है। तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को हमें उठाना है, और जो हमारा एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर है उसको रिवाइव करना है, क्योंकि उस एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर में से भी बहुत सा एट्रिशन हुआ है, बहुत सारे जॉब्स लोगों ने लूज किए हैं। तो पहली हमारी मजबूरी यही है कि हम जो एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ठीक करें, इसके लिए बजटरी सपोर्ट दे, इसको सपोर्ट दे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, इन 5 सालों में बहुत सारे कानून ऐसे आए हैं जिससे हमारी हालत बहुत खराब हो गई है। हमने देखा इन 5 सालों में जो भी गवर्नमेंट परचेजेस थी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अक्सर और बेशतर आउटसाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर चले गए। बाहर के लोगों ने हासिल किए कॉन्ट्रैक्ट, हमारे लोगों को इग्नोर किया गया। तो एक पॉलिसी बनानी है कि 100% प्रोक्योरमेंट जो भी होगी वो लोकल मैन्युफैक्चरर और लोकल डीलर से होगी। इसमें आपको कोई भी राइडर लगाना पड़े। आपने आज देखा डोनाल्ड ट्रंप साहब आज प्रेसिडेंट बन गए, उन्होंने कितने मुल्कों के साथ रिलेशंस खराब किए सिर्फ अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए, सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए। हमें भी यही पॉलिसी इख्तियार करनी है, हमें भी अपने लोगों को बचाना है। तो हमको पॉलिसी बनानी है कि जो भी प्रोक्योरमेंट 10,000 करोड़ की सालाना, 15,000 करोड़ की जो भी प्रोक्योरमेंट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमको 100% लोकल्स को देना है, तो ताकि लोकल्स इससे फायदा उठा सके और एम्प्लॉयमेंट हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही यहां पर प्राइस प्रेफरेंस और परचेज प्रेफरेंस रखी थी, ये वापस लागू करना है, जो 2019 के बाद जेम पोर्टल के आने से खत्म हो गया। इसकी वजह से हमारी सारी इंडस्ट्री जो है वो सारी खत्म हो गई। तो ये हमें पहला काम करना है। दूसरा, जो हमारी 20 लाख यूथ है जिनको हमको एम्प्लॉय करना है, इनको एम्प्लॉयबल बनाना है, इसके लिए हमें स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम यहां मरतब करना है। इनको पहले आप एम्प्लॉयबल बनाइए। अगर कोई ग्रेजुएशन करके आया है, कोई पढ़ के आया है, इसको किसी चीज में स्पेशलाइज करना है, इसकी स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि ये एम्प्लॉयबल बने, फिर इसकी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। तो इसके लिए बजटरी सपोर्ट चाहिए। स्किल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। उसके बाद यहां अननेसेसरी बर्डन्स है,
देखिए ट्रेड की बात मैं आपको करूंगा, यहां पर बहुत सारे लोग ट्रेड से वाबस्ता है। जीएसटी 2017 में लागू हुआ और जीएसटी की रेट्स इतनी एग्जॉर्बिटेंट है कि यहां का ट्रेड खत्म हो गया, इतना जीएसटी कलेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो मिनिमम रेट है जीएसटी की, उसके लिए रिकमेंडेशंस करे जीएसटी काउंसिल को, ताकि यहां के ट्रेडरों को सहूलियत मिले। गवर्नमेंट को चाहिए जो स्टेट जीएसटी है, जिस तरह वो इंडस्ट्री को रिएम्बर्स करती है, इसी तरह ट्रेड को भी रिएम्बर्स करे ताकि वो वाइबल हो जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रेड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पास पार्किंग नहीं है। चाहे डिस्ट्रिक्ट्स में जाइए, चाहे श्रीनगर में देखिए, जिसकी वजह से उनके पास कस्टमर नहीं जाते हैं, और कस्टमर जब उनके पास नहीं जाते हैं, उनकी सेल डाउन हो जाती है। और ऑनलाइन आपने देखा आजकल सेल कितनी ऑनलाइन की बढ़ रही है, ये हमारे लोकल ट्रेड को खत्म कर रहा है। तो इसके लिए बजटरी सपोर्ट चाहिए, हमको पार्किंग फैसिलिटीज देनी है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, टाउन्स में, श्रीनगर में, ताकि कस्टमर्स इन ट्रेडर्स के पास जाए और इनसे खरीदो फरोख्त करें। आप टूरिज्म को ले लीजिए, एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का। हमको नई डेस्टिनेशंस को डेवलप करना है, हमको टूरिज्म को ईयर राउंड एक्टिविटी बनाना है। देखिए हमारे जो फिगर्स है, गवर्नमेंट के फिगर्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फिगर्स है, मिसलीडिंग फिगर्स है। आपको ये मैं बता दूं, यहां करोड़ 2 करोड़ टूरिस्ट नहीं आते। यहां पर एक बड़ा चंक आता है वैष्णो देवी पिलग्रिमेज, जो श्रीनगर नहीं आता है, जो सिर्फ वहीं पर जाता है, पिलग्रिमेज के वास्ते चला जाता है, उसको भी हम टूरिज्म में गिनते हैं। यहां का जो टूरिस्ट आता है, इट हैज नॉट पास 20-25 lakhs एंड इट इज नथिंग कंपेयर टू अदर स्टेट्स। अगर आप राजस्थान देखिए, अगर आप महाराष्ट्र देखिए, बाकी स्टेट्स देखिए, वहां इतना इन्फ्लक्स टूरिस्ट का है, यहां तो कुछ भी नहीं है। हम बोस्ट करते हैं टूरिज्म की, मगर यहां पर अभी इतना पोटेंशियल है टूरिज्म में कि हम तो अभी बॉटम लाइन पर है। तो इसको डेवलप करने की जरूरत है, नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसको ईयर राउंड एक्टिविटी बनाने की जरूरत है, ताकि यहाँ के ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे इस इलाके। तीसरा, यहां पर ट्रांसपोर्ट एक और सेक्टर है जिसको टोटली इग्नोर किया गया है। आपको मालूम होगा हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से 25 साल के बाद जो है बसें कंडम की जाती है। तो जब बसें कंडम की जाती है, आपको पिछले 30-40 सालों की हालात मालूम है, जिनकी बसें ये ऑब्सोलीट हो जाती है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो इनको रिप्लेस करे और नई बस लाए, इसीलिए वो अपने रोजगार से हाथ धो बैठते। तो इसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी मुरतब करनी है कि इनको बजटरी सपोर्ट दे, मार्जिन मनी दे। अगर ये लोन भी ले ले बैंक से, लेकिन मार्जिन मनी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, ताकि अगर इनकी बस ऑब्सोलीट हो गई, ये नई बस खरीद सके। और इनके लिए भी एक पॉलिसी मुरतब करने की जरूरत है। आप देखिए यहां पर हॉर्टिकल्चर है, ये तकरीबन 20% जीडीपी का हिस्सा है हॉर्टिकल्चर, और एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन की वजह से हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई। हमको इस फील्ड में काम करना है, हमको इंसेंटिवाइज करना है, कोल्ड स्टोरेज, कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल ट्रक्स खरीदने हैं, ताकि ये जो है हमारा, इसका पोटेंशियल ये है कि 30% ऑफ जीडीपी कवर कर सकता है और सबसे बड़ा एम्प्लॉयर इधर साबित हो सकता है। आप हैंडीक्राफ्ट देखिए, एक वक्त में हैंडीक्राफ्ट्स, अगर आप कश्मीर की बात करें तो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर था। आज हैंडीक्राफ्ट्स खत्म हो गए। गवर्नमेंट को चाहिए कि हैंडीक्राफ्ट्स को बूस्ट दे, मार्केटिंग में बजटरी सपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हो, जो हमारे आर्टिजन्स हैं जिन्होंने ये काम छोड़ा है, उनको वापस इस काम में लगाना है, इसको इंसेंटिवाइज करना है। गर्ज ये बजट जो है, इस बजट में एक पॉलिसी के तहत सब अनाउंसमेंट होनी चाहिए, जिससे हमारा ट्रेडर, हमारा ट्रांसपोर्टर, हमारा टूरिज्म प्लेयर, हमारा एग्रीकल्चरिस्ट, हमारा हॉर्टिकल्चर वाला, इन सब को बूस्ट मिले, ताकि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ चले जाए। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप आए तो वहां भी इश्यूज है। एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा, 4-5 लाख लोग एम्प्लॉइज है गवर्नमेंट की। ये हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। 30-35 हजार करोड़ का इन्फ्लक्स हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है। इसमें भी हमारे सुनने में आया है कि 61,000 जो एम्प्लॉइज है रेगुलराइज नहीं हुए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, तो उनको रेगुलराइज कर रहा है। इसके लिए बजटरी सपोर्ट चाहिए। एक सेकंड में, एक मिनट,
You are holding a press conference before the budget. ये बजट के लिए बजट ये ये जो आपने सारे ये grievances बताए जी। ये सबको पता है। जी। आप बताइए कि what is the main purpose of this press conference? मैं वही कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को हमारी तरफ से ये प्रपोजल है कि वही मैं कह रहा हूं कि इन बजटरी प्रोविजंस का ख्याल रखें। ये चीजें बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट में ये जो 61,000 एम्प्लॉइज है इनको रेगुलराइज कर दीजिए। जब तक ये रेगुलराइज हो जाए इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत लाइए। देखिए एक बहुत बड़ा मसला मुझे याद आया, यहां पर जब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट को सप्लाई करता है तो उसकी पेमेंट जो है बहुत डिले होती है। आज भी अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बात करेंगे तो 3-3, 4-4 साल उनकी पेमेंट जो है डिले होती है। अगर आप बिजली फीस भरते हैं उस पर आप देखिए कितना इंटरेस्ट लगता है। अगर आप जीएसटी टाइम पर नहीं भरते हैं आप देखिए उस पर कितनी पेनल्टी लगती है। लेकिन एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का पेमेंट जो गवर्नमेंट के पास है उसको क्या इंसेंटिव है अगर वो डिले होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिलेड पेमेंट्स एक्ट निकाला है, वो यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होता है। आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए। अगर किसी को फॉर एनी रीजन पेमेंट टाइम पर नहीं मिल रही है उसको कम से कम उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद और मुद्दा सिर्फ ये है कि ये बजट एक तारीखी बजट होगा। इस बजट को सिर्फ बजट न लिया जाए, ये हमारी दरखास्त है गवर्नमेंट से, बल्कि इस बजट को एक पॉलिसी के तहत मुरतब किया जाए, एक पॉलिसी के तहत बनाया जाए और ऐसा एक रोड मैप बनाया जाए जो आने वाली हुकूमतों के लिए भी वायबल होगा, जिस पर आने वाली हुकूमतें भी काम करेंगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप लोगों में आज इन्वेस्ट करोगे, जम्मू कश्मीर के लोगों में आज इन्वेस्ट करोगे, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे और फिर यही लोग इस यूनियन टेरिटरी की इकोनॉमी को संवारेंगे बाय वे ऑफ टैक्सेस जो ये कल गवर्नमेंट खजानों में भरेंगे, चाहे वो जीएसटी होगा, चाहे वो इनकम टैक्स होगा, चाहे वो बाकी टैक्सेस होंगे।